रीबर्थ ऑफ हार्टलेस क्वीन एपिसोड 26। अब तक अंडस को अगर हम ये बात साफ कर देते हैं तो इससे हमारी फैमिली पर आने वाले सवाल कुछ कम हो जाएंगे और डैड के दुश्मन जो उनकी इमेज खराब करने के पीछे पड़े हैं उनके भी मुंह बंद हो जाएंगे। मायरा की बात सुन उसके दादाजी गहरी सोच में पड़ जाते हैं। उनका चेहरा तोल मोल कर रहा था। ये देख मनीष घबरा जाता है। वो तुरंत अपने पिता को देखता है और तेज आवाज में कहता है, डैड, मुझे लगता है ये बहुत जल्दी हो जाया। ऐसी बातें सबको अभी नहीं बतानी चाहिए। वो इतना ही बोल पाया था कि तभी मायरा गार्ड्स को इशारा करती है कि वो सानिया को छोड़ दे। गार्ड्स तुरंत सानिया को छोड़ देते हैं। सानिया, जिसने इतनी देर अपमान झेला था और अपने नानू को घसीटते हुए जाते देखा था, वो आक्रोश से पागल हो चुकी थी। वो चीखते हुए झटके से उठती है और मायरा के पास आकर उसे जोर से धक्का देती है। मायरा अचानक हुए इस हमले से अनबैलेंस्ड हो जाती है और पीछे की तरफ गिरती है। उसका सिर पीछे रखे कांच के एक टेबल से टकराता है और तुरंत मायरा के सिर से तुरंत खून बहने लगता है। अब आगे अंडस को सानिया ने गुस्से में मायरा को धक्का दिया और मायरा का सिर पास रखे कांच के टेबल से टकरा गया। वहां से तेज ब्लीडिंग होने लगी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ सोचने या समझने का मौका ही नहीं मिला। पर जल्दी ही सब घरवाले होश में आते हैं और मायरा की तरफ भागते हैं। केसर जल्दी से डॉक्टर को कॉल करते हैं। मायरा बेहोश नहीं हुई थी, हाँ, पर सिर पर कट काफी गहरा लगा था। उसके वहां से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी, जिसके वजह से माही जी ने अपनी साड़ी वहां रख दिया, पर खून रुक नहीं रहा था। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो मायरा को अपनी गोद में लिए जमीन पर बैठी थी। वही मनीष की बात तो कोई सुन ही नहीं रहा था। उसने क्या कहा और वो क्या कह रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ा। मनीष सानिया की इस बेवकूफ़ी पर अपनी मुठ्ठियां कस लेता है और दांत पीस लेता है। अभी इस टाइम उसे सानिया पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उसे मार ही डाले। इधर सानिया की भी हालत खराब हो गई थी ये देखकर। पहले से सब कुछ बिगड़ गया था, अब उसने यह क्या कर दिया। उसने मायरा को धक्का मार दिया। उसका दिल डर से बाहर आ जाता है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। माही जी जब देखती है कि खून बंद नहीं हो रहा है तो केसार को देखकर चिल्लाते हुए कहती हैं, और कितना टाइम लगेगा डॉक्टर को आने में? कुछ, मायरा के खून निकल रहा है, कुछ कीजिए आप। केसार भी काफी घबरा गए थे। वो माही जी की बात सुनकर कहते हैं, डॉक्टर बस आते ही होंगे, तुम फिक्र मत करो। इतना बोल वो मायरा को अपनी गोद में उठाकर उसके रूम की तरफ ले जाने लगते हैं। इधर कुछ ही देर में डॉक्टर की कार राठौर मेंशन के बाहर आकर रुकती है और डॉक्टर जल्दी जल्दी अंदर जाते हैं और वीर उन्हें तेजी मायरा के रूम तक लेकर जाता है। डॉक्टर की कार अंदर जाने के 5 मिनट के अंदर ही एक और कार राठौर मेंशन के बाहर आती है और उसमें से उतरते हैं अभियान और कशिश। अभियान ने एक कैप लगाई हुई थी और गॉगल्स और मास्क पहने थे, जिससे उसका पूरा चेहरा कवर था। कशिश को सब जानते थे घर में कि वो मायरा की बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए कोई उसे नहीं रोकता है। वो दोनों सीधा मायरा के फ्लो पर जाते हैं तो देखते हैं कि पूरी फैमिली रूम के बाहर ही काफी घबराई है। अभियान आगे जाने लगता है पर कशिश उसे रोक देती है। अभियान सर, आप ऐसे मत जाइए, अभी सब यहीं हैं। अभियान कशिश की बात सुन रुक जाता है, पर गुस्से से उसका जबड़ा कसा था। उसका खून उबल रहा था गुस्से में। वो बस जैसे तैसे खुद पर कंट्रोल किए हुए था। कुछ ही देर में माही जी और केएसआर डॉक्टर के साथ मायरा के रूम से बाहर आते हैं। डॉक्टर को कुछ समझाकर वो वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाते ही जाह्नवी जी, दादी, माही से पूछती हैं, क्या कहा डॉक्टर ने, कैसी है मायरा, उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई है? माही जी पर उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती। उनकी आंखें अभी भी भरी और उनमें से आंसू निकल रहे थे। केएसआर जब उनकी ये हालत देखते हैं तो वह उन्हें साइड से हग करके कहते हैं, मॉम, मायरा ठीक है, डॉक्टर ने ड्रेसिंग कर दी है और इंजेक्शन भी दे दिया है। 1-2 दिन में वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी, आप फिक्र न करें। सब लोग एक सुकून की सांस छोड़ते हैं ये सुनकर कि मायरा अब ठीक है। जाह्नवी जी हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया करती हैं। सानिया जैसे ही सुनती है कि मायरा ठीक है तो उसे थोड़ा रिलीफ फील होता है, पर साथ में उसके दिमाग में एक काला विचार आता है, अगर वो मर जाती तो उसकी सारी परेशानियां ही खत्म हो जाती। मायरा अब ठीक थी तो सानिया ने इस त्रासदी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। वो जल्दी से रोने का नाटक करते हुए, खुद को बहुत बेचारा दिखाते हुए माही जी का हाथ पकड़ लेती हैं और हिचकियां लेते हुए कहती हैं, मॉम, मॉम, मैंने ये जानकर नहीं किया है। मॉम,
मैंने इतनी जोर से धक्का नहीं मारा कि उसे चोट आए। मॉम, ट्रस्ट कीजिए मॉम, ये सब बस एक एक्सीडेंट था। उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि। इतना बोल वह जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगती है कि मेरे डैड नहीं। मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई। मुझे लगा मायरा सब झूठ बोल रही है, इसलिए और ये हो गया। मॉम, आई एम सॉरी, मैंने कुछ भी जानकर नहीं किया। लेकिन माही जी इस समय गुस्से में सुलग रही थी। उनकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। उन्होंने झटके से सानिया का हाथ झटका दिया और अगले ही पल उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। गूंज पूरे फ्लो में फैल गई। माही जी चिल्लाते हुए बोली, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। तुम हमेशा मायरा को दुख देती हो और बाद में तुम मासूम बन जाती हो। हमेशा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बचपन से लेकर आज तक हमेशा तुमने मेरी बेटी को तकलीफ दी और आज तुमने उसे धक्का मारा। तुम्हें पता है डॉक्टर ने क्या कहा? कि अगर वो कट थोड़ा और गहरा होता तो क्या हो सकता था? माही जी की आवाज दर्द और गुस्से से फटी जा रही थी। तुम और तुम्हारा वो भाई हमेशा से मेरी बेटी को फंसाते हुए आए हो। हमेशा गलती तुम करते और नाम आता मेरी बेटी का। तुम लोगों की आंखों से मैंने उसे खुद से दूर भेजा कि वो चाहे मुझसे दूर ही सही, अपनी जिंदगी तो अच्छे से जी लेगी। और जब वो इतने सालों बाद वापस आई, तुमने और तुम्हारे भाई ने उसे फिर से परेशान करना शुरू कर दिया। हमेशा उसे नीचा दिखाया। अरे, मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम दोनों ऐसे कैसे हो गए, इतने बुरे। इतना बोल माही जी हफ्ते हुए चुप हो जाती हैं। वही सानिया उनकी बात सुन सन्न हो गई थी। उसने ये कभी स्वीकार नहीं किया था। उसे लगा था भोली भाली माही जी हमेशा की तरह उसकी बातों में आ जाएंगी। वही अभियान जो गुस्से में खुद पर कंट्रोल किए खड़ा था, जब ये सुनता है कि अगर मायरा की चोट थोड़ी और गहरी होती तो कुछ भी हो सकता था, तो उसकी बॉडी की एक एक नस तन जाती है। उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में ढल जाता है और वो धीमी खौफनाक निगाहों से सानिया को देखता है। माही जी सानिया को घूरकर देखती हैं और गुस्से और नफरत भरी आवाज में आगे कहती हैं, आज से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, समझी? कोई रिश्ता नहीं हमारा। इसलिए आज से मुझे माँ मत कहना। और जल्दी ही सबको ये बात पता चल जाएगी कि तुम कुश की बेटी नहीं हो। कुश की बस एक बेटी ही और वो है मायरा। और अब तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। सानिया माही जी की बात सुनकर लगभग पागल हो जाती है कि वो सबको उसके बारे में बता देंगी। वो पागलों की तरह हाथ पैर मारते हुए कहती हैं, मॉम, मेरी बात सुनिए। मॉम, आप ये क्या कह रही हैं? मॉम, मैंने क्या किया है? आज जो भी हुआ गलती से हुआ। मॉम, आप मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। मॉम, मेरी बात सुनिए प्लीज। क्या आप सबको बता देंगी कि मैं डैड की बेटी नहीं हूँ? मॉम, जवाब दीजिए। आप ऐसा नहीं कर सकती। अगर आपने सबको बता दिया तो मेरा क्या होगा? मॉम। माही जी का अब सिर दर्द होने लगा था। वो असहनीय गुस्से में सानिया को देखती हैं। जाह्नवी जी, दादी, बीच में आती हैं। उनकी आवाज अब कठोर थी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? अभी जाओ यहाँ से। मायरा को डिस्टर्ब हो रहा होगा और फैसला हो चुका है और अब ये फैसला नहीं बदलेगा। पर सानिया मानने को तैयार नहीं थी। वो अपनी एक्टिंग को जारी रखती है, क्योंकि अगर सबको पता चल गया कि वो कौन है तो सब बर्बाद हो जाएगा और विक्रम भी उससे सगाई तोड़ देगा। दीपिका आगे आकर सख्ती से कहती हैं, सानिया, बिहेव। अभी जाओ यहाँ से। जब छोटी माँ माही जी कह रही हैं, तुम्हें समझ नहीं आता है? दीपा जी सानिया का हाथ पकड़कर उसे वहां से खींचते हुए कहती हैं, सानिया, जाओ अपने रूम में। सानिया छटपटाती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। पहले आप कहिए, आप किसी को ये नहीं बताएंगे कि मैं कौन हूँ? अगर आपने सबको मेरे बारे में बता दिया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी इज्जत नहीं रह जाएगी। और विक्रम वो मुझसे सगाई तोड़ देगा। आप लोग किसी को नहीं बता सकते ये बात। सानिया का नाटक जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था, वहीं अभियान का गुस्सा भी धीरे धीरे उसके आसपास की हवा को ठंडा कर रहा था। इस बदलाव का एहसास कशिश को हो चुका था। अचानक वीर आगे आता है और सानिया का हाथ गुस्से में पकड़ता है और उसे वहां से जबरदस्ती लेकर जाने लगता है। सानिया के जाते ही वहां के माहौल में एक अजीब सी संजीदगी और असहनीय ठंडक फैल जाती है, जिसका एहसास सबको होता है। सब इस तरफ देख रहे थे कि अचानक ठंडक कैसे बढ़ गई। तभी दीपिका की नज़र कशिश पर पड़ती है और वो कशिश को देखकर कहती है, कशिश, तुम यहाँ, तुम कब आए? और ये कौन है?
दीपिका का अचानक सवाल सुन सबकी नजरें उस तरफ चली जाती हैं। सब देखते हैं कि वहां एक तरफ कशिश खड़ी है और कशिश के पास एक लंबा चौड़ा लड़का खड़ा है जिसका पूरा चेहरा कैप और गॉगल्स से कवर था। सबका पूरा फोकस उन दोनों के ऊपर हो जाता है। कशिश दीपिका का सवाल सुन एक बार पूरे घरवालों को देखती है जो उसे टकटकी लगाए देख रहे थे। वो कहती है, मैं अभी आई, दीपिका दी। मैं काफी देर से मायरा को फोन लगा रही थी, उसने मेरा कॉल नहीं उठाया तो वो केएसआर को देखकर कहती है, तो मैंने सर को कॉल किया, उन्होंने बताया कि मायरा को चोट लगी है, तो मैं मायरा को देखने आई थी। इतना बोल वह चुप हो जाती है। तो जाह्नवी जी, दादी कहती हैं, ये तो अच्छी बात है बेटा, पर ये तुम्हारे साथ कौन है? पहले इसे कभी नहीं देखा, और इसका चेहरा क्यों कवर है? कशिश ये सवाल सुन चुप हो जाती है। वो एक बार केएसआर की तरफ देखती है, जैसे उनसे पूछ रही हो, मैं क्या बोलूं सर? केएसआर कशिश का सवाल समझ जाते हैं और वह जान जाते हैं कि यह कोई और नहीं, अभियान है। पर उन्हें मायरा की बात याद आती है कि वो अभियान को अभी सबके सामने नहीं लाएगी, उसने कुछ सोचा है। कशिश फिर अभियान की ओर देखती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अभियान को क्या कहकर इंट्रोड्यूस कराए, क्योंकि अगर उसने कुछ भी गलत बोला तो मायरा उसे छोड़ेगी नहीं। वो अभी अपनी दुविधा में खड़ी थी। तभी पीछे खड़ा अभय आगे आता है। वो जाह्नवी जी के पैर छूकर अपनी भावहीन आवाज में कहता है, मैं मायरा का बॉयफ्रेंड हूँ दादी। अभियान जाह्नवी जी के पैर छूकर अपनी भावहीन आवाज में कहता है, मैं मायरा का बॉयफ्रेंड हूँ दादी। वो उसी शांत आवाज में आगे कहता है, और मैं यहाँ उससे मिलने आया हूँ। अगर आपको कोई ऐतराज न हो तो क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? अभियान की बात खत्म होते ही सारे घरवालों को 440 वोल्ट का झटका लगा। सबकी आंखें और मुंह खुले के खुले रह गए। सब हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। मायरा का बॉयफ्रेंड, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। माही जी अपनी हैरानी भरी आवाज में कहती हैं, मायरा का बॉयफ्रेंड, ये कब हुआ और कैसे? तुम क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं। अगर मायरा की लाइफ में कोई होता तो वो मुझे, अपनी माँ को जरूर बताती। अभियान माही जी की बात सुन उनकी तरफ देखता है। माही जी को देख उसे अपने बचपन की यादें याद आ जाती हैं। माही जी हमेशा सबकी फेवरेट थी, यहाँ तक कि उसकी मॉम की बेस्ट फ्रेंड भी। वो उन्हें देखकर आगे बढ़ता है और झट से माही जी को गले लगा लेता है। माही जी को ये दूसरा बड़ा झटका लगता है। अभियान माही जी से अलग होकर मुस्कुराते हुए कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मायरा बहुत बातें करती है आपके बारे में, और वो आपसे बहुत प्यार भी करती है। इतना बोल वो बाकी सब की तरफ देखकर कहता है, और मैं सच कह रहा हूँ कि मैं मायरा का बॉयफ्रेंड हूँ। उसने आप सबको अभी तक ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो मुझे आप सबसे अच्छे से इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी। बट आज जब मैंने सुना कि मायरा को चोट लगी है तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और यहाँ आ गया। अभियान की आंखों में अब एक निश्चितता थी। अगर आप सबको मेरी बात पर भरोसा नहीं तो आप केएसआर कुश सिंह राठौर से पूछ सकते हैं, मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। इतना बोल अभियान तेजी से केएसआर को देखता है, जैसे आंखों में ही कह रहा हो, ससुर जी, आप मेरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट कीजिए अच्छे से, क्योंकि अगर आपकी बेटी को लगा कि आपने कोई गड़बड़ की तो क्या हो सकता है, आप जानते हैं। केएसआर कुश सिंह राठौर अभियान की बात सुनकर गुस्से में अपने दांत पीस लेते हैं। उनके चेहरे की नसें तन गईं। इस लड़के पर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। वह मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस लड़के में ऐसा क्या है जो मेरी बेटी, मेरी मायरा, इसके पीछे इतनी पागल है? तभी मायरा के दादाजी राम जी पूछते हैं। उनकी आवाज में अब कठोरता थी, कुश, ये लड़का कौन है और क्या सच में मायरा का बॉयफ्रेंड है? इसने अपना चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? केएसआर अपने पिता की बात सुन वो में मौजूद सबको देखते हैं। उनकी आंखों में मजबूरी साफ थी। वह भारी मन से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहते हैं, यस डैड, ये सच कह रहा है, ये मायरा का बॉयफ्रेंड है, मायरा ने मुझे बताया था। वो आगे कहते हैं, और इसने अपना चेहरा इसलिए कवर किया था क्योंकि ये मायरा का सरप्राइज खराब नहीं करना चाहता था। मायरा इसे सबसे खुद इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी। केएसआर की बात सुन सबको अब यकीन हो जाता है कि ये सच में मायरा का बॉयफ्रेंड है। माहौल में अविश्वास की जगह जिज्ञासा आ गई थी। तभी अभियान आगे बढ़ता है। वह झुककर माही जी का हाथ अपने हाथ में लेता है। उसकी पकड़ हल्की पर निश्चित थी। वो विनम्र पर अधिकार भरे लहजे में कहता है, अब तो आपको मेरी बैठक यकीन हो गया न, तो क्या मैं अब मायरा से मिल सकता हूँ प्लीज?
माही जी, जिन्हें अभियान जाना पहचाना लगा था और जिससे उन्हें कोई नेगेटिव वाइब्स महसूस नहीं हो रही थी, वो एक बार केएसआर को देखती हैं, फिर अभियान को देखकर भारी मन से अपना सिर हाँ में हिला देती हैं। उनकी हाँ सुन अभियान फिर एक पल के लिए भी नहीं रुकता। वो किसी पर ध्यान दिए बिना तेजी से मायरा के रूम में चला जाता है। वहीं कशिश भी उसके पीछे चुपचाप मायरा के रूम में खिसक जाती है ताकि कोई उससे और सवाल नहीं कर पाए। अभियान और कशिश के जाने के बाद सारे घरवाले मायरा के फ्लो से नीचे हॉल में आ जाते हैं, लेकिन जाते जाते मनीष की नज़रें उसी तरफ गड़ी थीं जिस तरफ अभियान गया था। उसके दिमाग में ख्यालों का एक गुब्बार फूट चुका था। आखिर ये लड़का कौन है? मायरा को अपना बॉयफ्रेंड बता रहा है। इसकी क्या पहचान है? ये कोई मामूली इंसान तो नहीं होगा, क्योंकि कुछ इतना शांत नहीं रहता अगर कोई ऐरा गैरा इंसान होता तो। और क्या ये वही है जो मायरा के साथ एयरपोर्ट पर था? कौन है ये? बस यही सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था। इधर हैरान बाकी सब भी थे। मायरा का बॉयफ्रेंड और केएसआर को सब पता है और उसका बॉयफ्रेंड घर तक आ गया। सब लोग हॉल में आ जाते हैं। सवाल बहुत थे पर जवाब देने वाले बस केएसआर। राम जी, दादाजी गुस्से में केएसआर को देखकर कहते हैं, ये सब क्या है कुश? और ये लड़का आखिर है कौन? और तुमने उसे मायरा के कमरे में कैसे जाने दिया? केएसआर अपने पिता की बात सुन शांत आवाज में कहते हैं, डैड, वो मायरा का बॉयफ्रेंड है, मैं आपको बता चुका हूँ। और वो मायरा से मिलने आया है, उसे फिक्र है मायरा की। तभी वीर, जो अब तक चुप था, वो बोलता है, डैड, आप जानते हैं उसे? क्या आपने उसका चेहरा देखा है? क्या आपको पता वो कैसा लड़का है? उसका बैकग्राउंड क्या है? गौतम भी जोड़ता है, हाँ। क्या आपने उसके बारे में पता करवाया? क्या वो सच में मायरा को प्यार करता है या कहीं वो मायरा को हर्ट तो नहीं पहुंचाना चाहता है? उन दोनों की बात सुन जाह्नवी जी, दादी टेंशन में कहती हैं, हाँ, ये दोनों सही कह रहे हैं। क्या तुमने उसके बारे में पता करवाया? उसका क्या बैकग्राउंड है? उसकी फैमिली कैसी है? क्या पहले उसकी लाइफ में कोई तो नहीं था? डीपी जी कहती हैं, मुझे लगता है हमें उसे ऐसे मायरा के रूम में नहीं जाने देना चाहिए था जब तक हम उसे अच्छे से जान न लें कि वो मायरा के लिए सही है या नहीं। सबकी बात सुन माही जी की फिक्र बढ़ने लगती है। वो केएसआर को देख गुस्से में कहती हैं, बोलिए, क्या आप जानते हैं उसे? सबके बार बार सवाल करने पर कुछ चिढ़ जाते हैं और तेज आवाज में कहते हैं, बस चुप करिए आप सब। और आपको ये जानना है न कि मैं उसे जानता हूँ या नहीं, तो सुनिए, मैं नहीं जानता उसे। वो कौन है? उसकी फैमिली में कौन कौन है? मैं नहीं जानता। पूरा हॉल सन रह गया। कुछ आगे कहते हैं, मैं बस इतना जानता हूँ कि वो मायरा से बहुत प्यार करता है और मायरा उससे भी ज्यादा प्यार करती है, बस। और उसका नाम अभियान है और मायरा ने मुझे मना किया है कि मैं उसके बारे में कोई जानकारी न निकलवाऊं। माही जी उनकी बात सुन आंखों में अविश्वास लिए गुस्से में कहती हैं, क्या कहा आपने? आप उसे नहीं जानते और आपने उसकी कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं निकलवाई। आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं कुश? केएसआर उनकी बात सुन उन्हें गुस्से से घूर कर देखते हैं। माही जी ने केएसआर की घूर को नजरअंदाज किया। वो गुस्से में तमतमाते हुए बोली, मायरा ने आपसे कह दिया कि वो लड़का मायरा से प्यार करता है और आपने मान लिया। क्या पता वो लड़का मायरा से झूठ बोल रहा हो, क्या पता वो मायरा को फंसा रहा हो। पर नहीं, आपको तो हमेशा बस मायरा की सारी बातें माननी होती हैं। वो जो भी मनमानी करती है आप उसे करने देते हैं। उसने बॉयफ्रेंड बना लिया और उसने आपको बता दिया। आपको उसे समझाना चाहिए था, पर आप तो उसका ही साथ देने लगे। माही जी के एसआर को सुनाई जा रही थी, साथ में बाकी सब भी कुछ न कुछ बड़बड़ा रहे थे। लेकिन इस सब हंगामे में दो लोग थे जो बिल्कुल चुप थे, एक गीता, गौतम की माँ, और दूसरा मनीष। उन दोनों के चेहरे पर बहुत अलग एक्सप्रेशन थी। जहां मनीष बहुत टेंशन में था, वहीं गीता जी का चेहरा फीका पड़ गया था। उनके माथे से पसीना निकल रहा था। उनके चेहरे पर एक गहरी घबराहट थी। केएसआर कुछ देर में जैसे तैसे सबको समझा देते हैं कि मायरा कोई बच्ची नहीं है और वो जल्दी खुद ही सबको अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाएगी। सब फिर शांत हो जाते हैं और अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। केएसआर भी अपने रूम में आ जाते हैं। उनका सिर दर्द होने लगा था। उन्हें लग रहा था कि उनके घर में अब ड्रामा खत्म ही नहीं होता है। मनीष भी जल्दी से वहां से अपनी स्टडी की तरफ चला जाता है। वहीं गीता जी तेजी से अपने रूम की तरफ दौड़ती हैं। रूम में जाकर गीता जी जल्दी से अपने रूम का दरवाजा बंद करती हैं और पागलों की तरह कुछ ढूंढने लगती हैं।
कुछ ही पल बाद पूरा कमरा जैसे जंग का मैदान लग रहा था। सारा सामान इधर उधर पड़ा था। गीता जी जमीन पर बैठी थी। उनकी हालत कुछ सही नहीं थी। उनके पूरे बाल बिखरे थे, चेहरे पर आंसू, गुस्सा और न जाने कितने भाव थे। वो अपने हाथ में पकड़ी उस अंगूठी को देख रही थी, जो हूबहू उस अंगूठी की तरह दिख रही थी जिसे कविता के साथ उस आदमी ने पहनी थी। वो आदमी कोई और नहीं, गौतम का पिता और केसार का भाई मनीष सिंह राठौर था। गीता जी उस रिंग को देखकर कांपती हुई आवाज में हकलाती हैं, इसका मतलब शान और सानिया के बाप म मनीष है। मनीष ने मुझे और सारे घर वालों को धोखा दिया। इतना बोल वह फूट फूट कर रोने लगती हैं। उनकी आवाज में दर्द और सदमे की चीख थी। वो आगे कहती हैं, तो क्या इसका मतलब वो मनीष था जिसने कुश भाई को फंसाया और डैड पर अटैक करवाया? पर मनीष ने ये सब क्यों किया? क्यों? मनीष तो अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, तो उन्होंने ये सब क्यों किया? उनके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। और कविता मुझे हमेशा माही के बारे में भड़काती थी कि मनीष माही से प्यार करते हैं, माही मुझसे मनीष को छीन लेगी। वो सब झूठ था। माही नहीं, वो कविता थी। वो कविता थी जो मनीष के पीछे पड़ी थी, और मनीष ने अपने भाई को ही धोखा दिया। गीता जी का चेहरा गुस्से और घृणा से विकृत हो जाता है। मैंने शान और सानिया को अपने सगे बच्चों से ज्यादा प्यार किया। मैंने उनकी गौतम से ज्यादा परवाह की हमेशा, क्योंकि वो दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड के बच्चे हैं, और अब मुझे पता चल रहा है कि वो मेरे पति की नाजायज औलाद हैं। इतना कहकर वो गुस्से में वो रिंग जमीन पर दे मारकर फेंकती हैं। मैं मनीष के बारे में सबको बताऊंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं मनीष को। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? उसने क्या सोचा, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूं तो कुछ कर नहीं पाऊंगी? पर नहीं, मैं सबको उसके बारे में बता दूंगी। सबको बता दूंगी कि सानिया का बाप कोई और नहीं, मनीष है। ये सब मनीष ने किया है। मनीष जैसा दिखता है वैसा नहीं है, उसका असली चेहरा तो कुछ और ही है जो बहुत खतरनाक है। इतना बोलते हुए वो अचानक अपनी जगह से उठती हैं और तेजी से रूम का गेट खोलती हैं। पर सामने खड़े शख्स को देखकर उनके कदम वहीं जम जाते हैं। उनके पैर ठिठक गए, उनका चेहरा सफेद पड़ जाता है, जैसे उनके शरीर से खून निचोड़ लिया गया हो। दरवाजे के ठीक बाहर मनीष खड़ा था। मनीष और गीता जी एक दूसरे के सामने खड़े थे। गीता जी की बिखरी हुई हालत देखकर मनीष की आंखें सिकुड़ जाती हैं। उसकी नज़र गीता के पीछे कमरे के अंदर जाती है, जो बुरी तरह से बिखरा था। उसकी आंखों में गहरा शक आ जाता है। वो घूरकर गीता जी को देखने लगता है और अपने कदम कमरे के अंदर बढ़ाता है, जिससे गीता जी 2 कदम पीछे हो जाती हैं। पर वह जल्दी ही खुद को संभालते हुए हकलाती हैं, मैं अभी आती हूँ, मुझे कुछ काम है। इतना बोल वो साइड से निकलने की कोशिश करने लगती हैं। पर तभी उन्हें पीछे से मनीष की कड़क आवाज आती है, रुको। गीता जी के पैर उनकी आवाज सुन जम जाते हैं। वो जोर से अपने हाथ की मुट्ठी भींचती हैं। डर उनके चेहरे पर साफ था। वो डर से धीरे से पलटकर मनीष को देख रही थी। मनीष, जो उन्हें ही देख रहा था, उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। वो अपने कदम गीता जी की तरफ बढ़ा देता है और उनकी आंखों में शैतानी तरीके से देखते हुए कहता है, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही हो, गीता? गीता जी हकलाते हुए, मुझे माँ से काम था, तो मैं अभी जा रही हूँ, अभी आती हूँ थोड़ी देर में। वो बहुत ज्यादा हड़बड़ा रही थी। मनीष की मुस्कान उनकी बात सुन बड़ी हो जाती है। वो आगे बढ़कर रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है और गीता जी के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी नज़र एक बार ज़मीन पर पड़ी उस अंगूठी पर ज़रूर जाती है। फिर वो गीता जी की आंखों में देखकर कहता है, अच्छा, क्या काम है तुम्हें माँ से? ज़रा मुझे भी बताओ। गीता जी के माथे पर पसीना आ जाता है। वो कांपती हुई आवाज़ में बोलने की कोशिश करती हैं, मुझे उनसे कुछ बात करनी है, मैं आती हूँ। मनीष उनकी बात पर क्रोधित हो उठता है। वो तेजी से गीता के मुंह को दबोचते हुए चिल्लाता है, मैंने पूछा क्या बात करनी है तुम्हें माँ से, बताओ मुझे। गीता जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर वो भी गुस्से में मनीष का हाथ अपने मुंह से हटा देती हैं। वो उनकी आंखों में देखकर कहती हैं, मुझे माँ को बताना है कि शान और सानिया का वो घटिया फरेबी बाप कोई और नहीं, आप हैं कविता के नाजायज बच्चों के बाप। मैं बता दूंगी माँ और डैड को कि कुश भाई के साथ वो सब करने वाले आप थे। आपने धोखा दिया है हम सबको। मुझे, आपका अफेयर चल रहा था उस कविता के साथ। इतना बोल गीता जी चुप हो जाती हैं। वहीं मनीष उनकी बात सुन अचानक जोर से हंसने लगता है। हाँ,
हाँ, और हंसते हंसते ही वह तेजी से गीता की गर्दन अपनी एक हाथ की गिरफ्त में पकड़ लेता है और उन्हें झटके से दीवार से लगा देता है। गीता जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो मनीष को दूर धकेलने की कोशिश करती हैं और मनीष अपनी पकड़ उनकी गर्दन पर कसता जाता है। कुछ ही देर में गीता जी का चेहरा लाल हो जाता है, उनकी आंखें बाहर आने को होती हैं। गीता जी की हालत देखकर हंसते हुए उनके ऊपर झुककर वो कहता है, अच्छा तुम सबको बताओगी? गीता, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम तो मुझे बहुत प्यार करती थी, फिर तुम अपने पति के बारे में इतना गलत बोल सकती हो? बैड, वेरी बैड। गीता, मनीष अपनी पकड़ और कस देता है। पर ठीक है, अगर तुम सबको बताना चाहती हो तो बताओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर उससे पहले मेरी एक बात सुन लो। तुम, इतना बोल वो एक क्रूर मुस्कान के साथ गीता को देखता है और कहता है, सुनोई ना गीता, अपने प्यारे पति की बात। इतना बोल वो अपनी पकड़ उनके गले पर और कस देता है। दूसरी तरफ मायरा का रूम। अभियान कमरे में प्रवेश करता है, उसके पीछे कशिश भी थी। मायरा बेड पर लेटी थी और उसके सिर पर पट्टी बंधी थी, आंखें उसकी बंद थीं। मायरा को इस हालत में देखते ही अभियान की सारी कठोरता, कोल्डनेस और गुस्सा पिघल जाता है। उसकी आंखों में केवल प्यार और नरमी आ जाती है। वो जाकर साइड में मायरा को कसकर गले लगा लेता है। मायरा लेटी रहती है और अभियान उसके ऊपर आधा लेटा था। कुछ मिनट तक अभियान मायरा को ऐसा ही गले लगाए लेटा रहा। तभी उसे पीठ पर मायरा के हाथ महसूस होते हैं, जिसे फील करके अभियान अपना चेहरा मायरा की गर्दन में रखकर एक गहरी सांस छोड़ता है। अभियान की गर्म सांस को फील करके मायरा की पकड़ उसकी पीठ पर और कस जाती है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। अभियान कुछ पल बाद मायरा से दूर होता है और उसे देखने लगता है। हल्के हाथों से उसकी चोट को छूकर वो उसके माथे पर एक किस करता है। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों के बीच एक अलग ही स्पार्क था, एक अजीब सी इंटेंसिटी। तभी अभियान मायरा को देखकर कहता है, क्यों किया तुमने ये? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी खुद को इस तरह चोट पहुंचाने की? हर शब्द में गुस्सा था, पर साथ में गहरी फिक्र भी। मायरा अभियान की बात सुन बेपरवाही की तरह मुस्कुराते हुए उसके गाल पर किस करते हुए कहती है, मैंने क्या किया बेबी? तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? जो किया उस लड़की ने किया, तो तुम्हें अगर सजा देनी है तो उसे दो, न कि मुझे। शी ट्राइड टू हर्ट मी अगेन एंड अगेन। इतना बोल मायरा हल्का सा उठकर अभियान के होठों पर हल्का किस कर देती है। अभियान मायरा की बात सुन अपनी मुट्ठी भींच लेता है और कहता है, शी विल पे फॉर दिस। उसे तुम्हें चोट पहुंचाने की कीमत चुकानी होगी। जितना तुम्हारा खून बहा है, उससे 10 गुना ज्यादा खून मैं उसका बहाऊंगा। मायरा शैतानी मुस्कान के साथ, हाँ जरूर जान, डू व्हाटएवर यू वांट टू। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, तुम जो चाहो करो। वहीं पीछे खड़ी कशिश का उन दोनों की बातों को सुन सिर चकराने लगा था, ये जानते हुए कि ये सब मायरा ने जानबूझकर किया है। मायरा ने खुद को सानिया से चोट लगने दी। वो सानिया को एक पंच में गिरा सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने पूरी चतुराई से सारा इल्जाम सानिया पर डाल दिया। वाह, वो तो मायरा की फैन ही हो गई है। तभी मायरा की नज़र गेट के पास खड़ी कशिश पर जाती है और वो कशिश को देखकर कहती है, ओह कशिश, तुम भी यहाँ हो? कशिश का जिक्र सुन अभियान सीधा बैठ जाता है। कशिश मायरा की बात सुन आगे आते हुए, यस बॉस, क्या आप ठीक हैं? आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? मायरा कशिश का सवाल सुन अभियान की तरफ देखकर, हाँ आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तो अभियान को तुम ही यहाँ लाई हो? कशिश मायरा की बात सुन चुप हो जाती है और अपना सर झुका लेती है। मायरा कशिश को घूरकर देखती है, फिर अभियान को देखती है। कशिश जल्दी से, मैं अभी आती हूँ, मुझे कॉल करना। इतना कह वो वहां से खिसक जाती है। कशिश के जाते ही मायरा अभियान को देखती हुई कहती है, किसी को तुम्हारे बारे में पता तो नहीं चला? किसी ने तुम्हें पूछा तो नहीं? मॉम, डैड, दादी? अभियान मायरा को कसकर गले लगा लेता है और उसकी बात सुन उसकी गर्दन में अपना चेहरा रब करते हुए कहता है, नहीं। मायरा अभियान की गर्दन में अपने हाथों को डालते हुए, डिड यू मिस मी? अभियान, बहुत। आई मिस्ड यू अ लॉट जान। इतना कह अभियान मायरा से दूर होता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। मायरा भी उतने ही अफेक्शन के साथ अभियान को देख रही थी। अभियान आगे बढ़कर मायरा के होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे सॉफ्टली किस करने लगता है। मायरा भी उसका पूरा साथ दे रही थी। वो अपने उसके होंठ को सक एंड स्मूच करने लगती है।
अभियान मायरा के ऊपर लिप को सक करने लगता है। धीरे धीरे दोनों का किस डीप और पैशनेट हो जाता है। अभियान मायरा को बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आकर उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगता है और उसे डेपली किस करता है। मायरा के हाथ अपने आप अभियान के बालों में चले जाते हैं और वो उसे अपनी ओर करीब करने लगती हैं। दोनों ही एक दूसरे में पूरी तरह डूब चुके थे। कुछ देर में अभियान मायरा के होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर किस और बाइट्स करने लगता है, जिससे मायरा की मूंछ बढ़ने लगती हैं। इधर कशिश मायरा के रूम से निकलकर गार्डन में आ जाती हैं। वो उन दोनों लव बर्ड के बीच हड्डी नहीं बनना चाहती थी। कशिश गार्डन में एक साइड में खड़ी थी और अपने फोन में कुछ कर रही थी, पर तभी उसे कुछ आवाज आती है जिसका ध्यान उसका उस तरफ चला जाता है। वो उस तरफ जाने लगती है। ये गार्डन का पीछे का एरिया था। कशिश थोड़ा आगे जाती है तो देखती है कि वहाँ कोई बैठा है और सामने एक पॉन्ड है जिसमें वो लगातार पत्थर फेंक रहा है। कशिश दूर थी इसलिए पहचान नहीं पाती कि वहाँ कौन है। वो थोड़ा और आगे जाती है तो देखती है कि वो वीर है जो गुस्से में तालाब में पत्थर फेंक रहा है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और उनमें हल्की सी नमी थी, शायद वो बहुत रोया हो। वीर जो लगातार पत्थर फेंक रहा था, उसके पत्थर खत्म हो जाते हैं। वो अपनी जगह से उठता है पर अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो तालाब में गिरने लगता है। लेकिन वो गिरता इससे पहले ही कशिश दौड़कर आकर उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे वो तालाब में गिरने से बच जाता है। सिचुएशन थोड़ी अलग थी। कशिश वीर का हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़कर खड़ी थी और वीर हवा में था। उसने कशिश का हाथ टाइटली पकड़ लिया था। तभी कशिश वीर को अपनी तरफ खींचती है तो वीर सीधा आकर कशिश के ऊपर गिरता है। कशिश उसका वजन संभाल नहीं पाती है तो वह जमीन पर गिर जाती है और उसके ऊपर वीर दर्द से कशिश के मुंह से आह निकल जाती है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। क्यों बचा कशिश ने वीर को? क्या होगा इनके बीच? कुछ क्या एपी देखना चाहोगे इनके बीच केमिस्ट्री? टू बी कंटिन्यूड।